चैप्टर 11 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 कंपनी के बेसिक फीचर्स बताता है, चंद बेसिक फीचर्स, चंद चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता है और बाकी चीज़ें जो है वो आपको अलग से इससे अगले चैप्टर में मिलती है। जो 11 और 12 चैप्टर हैं ये मिला के इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे मारज़ वजूद में आती है और कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। किताब में इस दफ़ा जो किताब आई है उसमें चैप्टर 11 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चैप्टर नंबर 12 की हैं, जो गलती से उन्होंने वहाँ पे ऐड कर दी हैं, या गलती से नहीं, उनको लगा कि वहाँ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा आगे जाके प्लान करेंगे। मैं आपको उसकी एक लिस्ट भी दिखा दूंगा कि वो क्या है और किस तरह से। सबसे पहले हम कंपनी की बात करते हैं। कंपनी समझने से पहले हम टाइप ऑफ बिजनेसेस देखते हैं। पाकिस्तान में 2 तरह के बिजनेस बड़े कॉमन, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक अकेला बंदा, चलें अगर ये थोड़ा सा मूव हो सके, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर कौन है? एक अकेला बंदा जो अपना काम कर रहा है। और पार्टनरशिप किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम ये है कि एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर इस सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप ने कोई नुकसान किया तो अल्टीमेटली पूरे बिजनेस का नुकसान हो जाना है। मैंने आपको बताया था, मैं अजम्पशन लूँगा कि मेरे सामने जो लोग हैं वो बेसिक नॉलेज के हैं, क्योंकि आप में से कुछ एडवांस नॉलेज वाले हैं, कुछ बेसिक वाले, फिर हम एक लेवल पे नहीं रह सकेंगे। तो मैं बेसिक लेवल से बात कर रहा हूँ, आप अपनी एडवांस बात बीच में से पिक कर लीजिएगा। तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप ये हमें समझ आते हैं। कंपनी एक बड़ी यूनिक किस्म की पार्टनरशिप है, एक बड़ी स्टैंडर्ड किस्म की पार्टनरशिप है, जिसमें बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान के, पूरे मुल्क के इकट्ठे होकर एक बड़ी पार्टनरशिप बना लेते हैं। अब कंपनियां कैसे काम करती हैं, नॉर्मली लोगों को पूरा कंपनी लॉ पढ़ने के बाद तक भी ये नहीं पता होता कि कंपनी होती क्या है। ऑल्दो इस लेवल पे शायद मुनासिब नहीं है, आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन एक हल्की सी डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। हम बात करते हैं कि चंद लोग मिलके एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं, तो XYZ KM ये 5 लोग हैं, ये जुड़े और इन्होंने सोचा कि हम एक कंपनी बनाते हैं जो 5 लाख रुपए से चले। तो हुआ ये कि इन लोगों ने अपने अपने पैसे जोड़े, यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा नहीं, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। इन लोगों ने अपने अपने पैसे जोड़े, एक कंपनी बनाई और वो कंपनी अब काम करेगी। तो ये सब लोग 5 लाख रुपए देंगे इस कंपनी को। कंपनी इस 5 लाख से बिजनेस करेगी। आप देखें वो ऊपर रेड कलर से, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट आ गया, ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके फर्ज करें लाख रुपए प्रॉफिट आ गया, तो वो इन्हीं इन्वेस्टर्स में डिवाइड हो सकता है। हाँ, अगर ये इन्वेस्टर्स कहते हैं अभी हमने प्रॉफिट नहीं लेना, इसको कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, तो वो कंपनी के रिजर्व में ऐड हो जाएगा। तो टेक्निकली इन लोगों ने आपस में पार्टनरशिप नहीं बनाई, एक कंपनी बना ली, जो सेंटर में बॉक्स है वो कंपनी है। अब पार्टनरशिप में भी तो यही होता है? नहीं, पार्टनरशिप में कुछ लोग स्किल्स लेके आते हैं, कुछ लोग कैश लेके आते हैं, कुछ लोग दोनों लेके आते हैं। कंपनी में हर ओनर पैसा लेके आता है, सबके सब पैसा लेके आते हैं। तो यहाँ पे स्किल और कैश वाले पार्टनर का अलग अलग वो नहीं है डिमार्केशन, सबके सब पैसा लेके आएंगे। XYZ KM ये सब पैसे लेके आए और उन सब ने मिलकर 5 लाख से कंपनी शुरू की। अब कंपनी को चलाएगा कौन, स्किल्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये कंपनी के ये मेंबर्स मिल के कुछ इलेक्शन के थ्रू, कुछ और प्रोसीजर से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। ये डायरेक्टर्स कंपनी से पैसे लेंगे, कुछ फुल टाइम तनख्वाहें लेंगे, कुछ पॉलिसी बनाने वाली मीटिंग में आने के पैसे लेंगे। तो बेसिकली कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपको पैसे चाहिए, स्किल्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मेंबर हैं तो उसके बाद अगर आप स्किल्स भी प्रोवाइड करके देना चाहते हैं तो आप बाहैसियत डायरेक्टर भी सिलेक्ट हो सकते हैं अगर इलेक्शन में बाकी मेंबर्स आपको चूज कर लें। तो अब कंपनी चलेगी उस पैसे से जो सारे शेयर होल्डर्स का है, और स्किल्स प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टर्स जो कि उसको चला रहे हैं। तो ऐसे में जब कंपनी चल रही है तो मेंबर्स घर जाके बैठ जाएंगे, मेंबर कंपनी में आके नहीं बैठेंगे, कंपनी में बैठेंगे सिर्फ मैनेज करने वाले वो डायरेक्टर्स जो अलग से अपॉइंट हुए हैं। अब ये कंपनी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, किस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे? तो जिसने जितने पैसे दिए हैं उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा। यानी कि मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपए दिए हैं तो उसको उतने हिस्से मिल जाएंगे। यानी कि मैंने इस 5 लाख के टुकड़े कर लिए, इस 5 लाख को मैंने कहा 50-50 हज़ार टुकड़े हैं 10 रुपए के हिसाब से। यानी मैंने इस 5 लाख को 10 रुपए पे जब डिवाइड किया तो मेरे पास आगे 50,000। मैंने कह दिया इस कंपनी में 50,000 शेयर्स है, हसस है, हिस्से हैं, और जिसने जितना खर्च किया हुआ उसको उतने हिस्से मिल गए। मिस्टर ए ने 2 लाख खर्च किया हुआ था तो उसको 20,000 10 रुपए वाले हिस्से मिल गए। तो मिस्टर ए 20,000 आउट ऑफ 50,000 शेयर्स का मालिक है। यानी मिस्टर एक्स जो है
वो 40% मालिक है। इसी तरह से मिस्टर वाई, मिस्टर जे, ये सब के सब इस कंपनी के मालिक हैं। जब कंपनी का प्रॉफिट डिवाइड होगा तो इनमें इस रेशियो से डिवाइड होगा। और कंपनी का प्रॉफिट निकालने से पहले आपने सैलरीज माइनस करनी है। किसकी सैलरीज? वो जो डायरेक्टर्स जो कंपनी को चला रहे हैं। तो बजाय इसके कि एक पार्टनरशिप बनती, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते, इन्होंने एक ऑफिशियल पार्टनरशिप बना ली जो कि स्टैंडर्ड है। जब मर्जी जो मर्जी उसमें आए। इसमें आने का एक ही तरीका है, पैसे दो और आ जाओ। और इसमें स्किल वाला बंदा डायरेक्टर है जिसको सैलरियां मिल रही हैं, वो मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और कंपनी चल रही है। तो जब कंपनी चल रही है तो कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग हो गए। यानी अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो वो इंडिविजुअल जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई, वो और उनकी कंपनी दो अलग अलग चीजें हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी बनाने वाले और कंपनी दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि पीटीसीएल के शेयर होल्डर्स और पीटीसीएल नामी कंपनी में फर्क है। अगर आपके घर इंटरनेट सही नहीं आ रहा तो आप किसी पीटीसीएल के मेंबर को जाके गिरबान से नहीं पकड़ेंगे कि तुम इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, बताओ मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। आप किसको पकड़ेंगे? मैनेजमेंट को, जो पीटीसीएल तो इसका मतलब है वो मेंबर अलग हो गया और उसकी कंपनी पीटीसीएल अलग हो गई। इस फिनोमेना को ब्लू कलर से हमने बात की है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। देन सेकंड कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के इस बॉक्स में कितने रुपए पड़े हैं? 5 लाख। तो इस कंपनी का जब भी कोई नुकसान होगा, जब भी इस कंपनी का मैक्सिमम नुकसान होगा, ये कंपनी कितने पैसे दे सकती है किसी को? 5 लाख। ये कंपनी उतने पैसे देगी, दिवाली हो जाएगी और बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लोग जाके एक्स वाई जी को पकड़ेंगे, तुम लोगों की कंपनी ने हमारे साथ वो नुकसान किया, पैसे दो। इनको कोई नहीं पकड़ेगा। उन्होंने अपने पैसे दिए में वो पैसे पहुंच गए। हाँ, अगर इनमें से किसी ने उधार किया होता, पूरे पैसे ना दिए होते, तो फिर वो उसके लिए लायबल होता। तो यहाँ सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा आता है लिमिटेड लायबिलिटी, कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है और कंपनी अपने पास मौजूद कैपिटल से ज़्यादा के लिए लायबल नहीं है, और ना ही वो मेंबर्स उससे के लिए लायबल है। उनको पार्टनरशिप अगर बंद होती है ना, तो फिर हर पार्टनर के घर जाके उससे पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। फिर इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वाई अपने शेयर सी को बेचना चाहे बेच सकता है, जेड अपने शेयर एन को बेचना चाहे बेच सकता है। जैसे पीछे की एग्जांपल में वाई के पास 5000 शेयर्स थे, ऐसा हो सकता है कि वो उसमें से 3000 शेयर्स कीप कर ले और 2000 उठा के जे को सेल कर दे, तो जे भी मेंबर बन जाएगा। और वाई को ये करने के लिए किसी एक्स से, किसी जी से, किसी के से पूछने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में अगर बंदा छोड़ के जा रहा है या नया आ रहा है तो सबको बताना पड़ता है, सबकी बाहमी मुशावरत से होता है। बट कंपनियों में क्या है कि हमने एक बॉक्स बना दिया और शेयर्स बना दिए, अब जिसके पास शेयर है वो मालिक है, जो शेयर बेच दे वो मलकियत से हट जाएगा। तो लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कंपनी 20 साल पहले भी चल रही थी, 20 साल बाद भी चल रही होगी, 20 साल पहले पता नहीं कौन मेंबर थे, 20 साल बाद पता नहीं कौन मेंबर है। कंपनी जिंदा है, लोग बदलते जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या परपेचुअल सक्सेशन, ऑनगोइंग सक्सेशन, लगातार विरासत। क्लियर? तो ये 3 वर्ड्स जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कंपनी के बेसिक फीचर हैं। अगर हम अंग्रेजी देखें तो हम कहते हैं कंपनी के अपने एसेट्स हैं, कंपनी पर्सनली लायबल है अपनी इनकम पे टैक्स देने के लिए। लिमिटेड लायबिलिटी में हमने कहा जितनी इन्वेस्टमेंट है कंपनी में उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में हमने कहा है कि कोई भी मेंबर अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, उससे कंपनी की लीगल स्टेटस या लीगल एग्जिस्टेंस इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इंडिविजुअल की बात की, पार्टनरशिप की बात की, कंपनी की बात की, और हमने ये देखा है कि कंपनी एक स्टैंडर्ड किस्म की पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वो सब हमेशा पैसे दे के पार्टनर बनेंगे, और वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर पार्टनर बनने के लिए आपको डायरेक्टर बनना पड़ेगा या कुछ इस तरह के मामला। अब देखते हैं कि ऑफिशियली कंपनी किसे कहते हैं। डेफिनेशंस की बात करेंगे। लॉ में जब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशंस में आपने हूबहू उन अल्फाज में लिखना होता है जो लिखे हुए हैं, अदरवाइज आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने हमेशा किताब की वर्डिंग यूज़ करनी है, बट इन डेफिनेशंस आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप उन्हीं के वर्ड्स लिखें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे करने से गड़बड़ होने का अच्छा खासा अंदेशा है। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी लॉ से अगर पूछा जाए कंपनी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो इस एक्ट में या किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो उसको कंपनी कहते हैं। इस एक्ट से क्या मुराद है? कंपनीज एक्ट 2017। और कंपनी लॉ से क्या मुराद है? कंपनी लॉ से नॉर्मली मुराद होता है पुराने कंपनी लॉ। इससे पहले जितने भी तरह के कंपनी लॉज थे 2017 से पीछे पीछे, वो जरूरत पड़ने पे लेटेस्ट वाला लॉ भी इसमें शामिल हो जाता है। यानी कि रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, 1984 वाला ऑर्डिनेंस और 2016 वाला ऑर्डिनेंस। इससे पीछे जो ये 3 कवानीन होते थे कंपनी लॉ के,
वो कंपनी लॉ के अंदर शामिल है। और इसमें ये एक्ट भी शामिल है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। ये लाइन काफी कंफ्यूज करती है लोगों को कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज से क्या मुराद है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं लिखा हो ना किसी जगह कि ये चीज कंपनी लॉ बताएगी, तो कंपनी लॉ का मतलब होगा सारी तरह की कंपनी लॉ, 2017 वाला भी और उससे पीछे वाले भी। और अगर कहीं लिखा हो पुराने कंपनी लॉ या लिखा हो कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, तो वहां कंपनी लॉ का मतलब क्या होगा, सिर्फ गुज़िश्ता। तो कंपनीज एक्ट 2017 वर्ड कंपनी लॉ में आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस टोन में बात कर रहे हैं। तो कंपनी कहते हैं वो चीज़ जो कंपनीज एक्ट या किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, और कंपनी लॉ का मतलब है वो पुराने लॉज, और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे लेटेस्ट लॉ को भी हम कंपनी लॉ कह सकते हैं। तो जो भी इसके सेटअप में चीज़ रजिस्टर होगी, अब अगर कोई पार्टनरशिप अपने आप को प्यार से कंपनी कहना शुरू कर दे, या किसी सीए फर्म के साथ लिखा हो कि एबीसी एंड कंपनी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बन गए। कंपनी के वर्ड से आप कंपनी नहीं बनते, कंपनी के स्टेटस से आप कंपनी बनते हैं। तो जब आप कंपनी के लॉ में रजिस्टर होंगे या मौजूदा कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर होंगे, तब आप कंपनी कहलवाएंगे, अदरवाइज आप कंपनी नहीं कहलवाएंगे। जब लोगों को कंपनी समझ आता है तो उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट भी होता है बॉडी कॉर्पोरेट का। मैं नॉर्मली कंपनी के साथ बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट इनिशियल क्लासेस में नहीं समझा रहा होता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोगों को कंपनी की समझ आई होती है, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाए। लेकिन इस टाइम पे आप लोग जब सारे मौजूद हैं, तो मैं एक बेसिक ये इतनी अजम्पशन ले सकता हूँ कि आपने कम से कम शायद एक दफ़ा लॉ तो पढ़ा हुआ ही है, तो आप उतने बेसिक ऑडियंस भी नहीं है। तो बॉडी कॉर्पोरेट की बात करते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का आसान मतलब है किसी भी किस्म की कंपनी, एनी टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी का मतलब क्या था, हमने कह दिया कंपनी का मतलब होता है वो चीज़ जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हो। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहे सारी कंपनियों को चाहिए टैक्स दें, बैंकिंग कंपनी खुशी से नाचना शुरू कर दे, वो कहे शुक्र है हम तो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर नहीं हुए। भाई बैंकिंग कंपनी तो रजिस्टर हुई है, बैंकिंग कंपनी तो ऑर्डिनेंस 1962 में। इंश्योरेंस वाले खुश हो जाएं, हम तो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 में रजिस्टर हुए हैं। मुदारबा वाले खुश हो जाएं कि मुदारबा कंपनी 1981 के कानून में रजिस्टर हुई है। तो अगर लॉ ने बोलना होगा हर तरह की कंपनी, तो लॉ क्या वर्ड्स बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में सारी तरह की कंपनी आ जाती हैं, कंपनी लॉ वाली कंपनियां भी आ जाती हैं जिसको हम कंपनी कह रहे हैं। इसमें किसी और कानून की कोई और कंपनी पाकिस्तान में, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, मुदारबा, इस तरह के ये भी आ जाते हैं इसके अंदर। और तीसरा, मुल्क से बाहर जो कंपनी है, पाकिस्तान में उसको कंपनी बोलेंगे तो कंपनी तो पाकिस्तानी लॉ में रजिस्टर होने को कहते हैं, तो जो मुल्क से बाहर वाली कंपनी होगी उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट ज्यादा बड़ा वर्ड है। जब लॉ ने कहना होगा एनी टाइप ऑफ कंपनी, तो वो बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। तो तीन चीजें कौन सी शामिल हैं, कंपनी लॉ वाली कंपनियां सारी, पाकिस्तान की किसी और लॉ वाली कंपनी, और नंबर 3 मुल्क से बाहर की कंपनियां। दो चीजें इसमें एक्सक्लूडेड हैं। क्या एक्सक्लूडेड है, हम कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई रजिस्टर हुई भी होगी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लॉ में, तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। वो जो इमदाद बाहमी के इदारे बने हुए होते हैं और वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बने हुए होते हैं, वो कंपनियों में काउंट नहीं होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं होंगे। और दूसरा, जहां रेलेवेंट मिनिस्टर कह देगा, अगर गवर्नमेंट का मिनिस्टर नोटिफिकेशन जारी कर दे, फर्ज करें वो कहे कल से बैंक को कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेगा, तो जिस इदारे को उन्होंने नोटिफाई कर दिया उसको फिर हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन जब भी याद करनी हो तो 3 चीजें ऐड होंगी और 2 चीजें माइनस होंगी। ऐड क्या होगा, हर लॉ वाली पाकिस्तानी कंपनी है, कंपनी लॉ वाली कंपनियां, पाकिस्तान की किसी और लॉ वाली कोई भी कंपनी, और मुल्क से बाहर की कंपनी। 2 माइनस क्या होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने कानून में रजिस्टर हुई हो, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने नोटिफाई कर दिया हो कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट की एक ओवरऑल डेफिनेशन है जिसमें कुछ प्लस होंगे, तो 3 पॉइंट इसमें प्लस होने वाले हैं और 2 पॉइंट इसमें माइनस होने हैं। तो ये इसकी ओवरऑल डेफिनेशन। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हुआ एनी टाइप ऑफ कंपनी, किसी भी किस्म की कंपनी। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। कंपनियों की कैटेगरीज क्या बनेंगी, ये डिपेंड करता है हम कंपनी को किस एंगल से देख रहे हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, अच्छा अगर मैं थोड़ा पेस तेज रखूंगा परेशान तो नहीं होंगे, लेवल ऑफ डिटेल वही लेकिन रफ्तार तेज, ताकि आपको वो टू ना करनी पड़े। कंपनीज बाय वर्च्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के एतबार से हम कंपनियों को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आप 3 कैटेगरीज में कंपनियों को डिवाइड कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको बताना है कि आपकी कंपनी कौन सी तरह के स्टेटस की है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है, वो जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं मुसलसल, कि जिसमें जितना शेयर कैपिटल होता है वो उस हद तक लायबल होती है। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का। इसमें कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो एक गारंटी देते हैं, हर मेंबर जो है वो एक गारंटी अमाउंट तय करता है कि अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो मैं इतनी अमाउंट देने के लिए पाबंद हूँ।
तो वहां पे शेयर कैपिटल से मेन चीज नहीं चल रही होती, गारंटी से चल रही होती है। तो गारंटी लिमिटेड कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन गारंटी लिमिटेड कंपनी की निशानी ये है कि मेंबर्स ने गारंटी दी होती है, अगर कंपनी बंद हुई तो हम लोग इतनी इतनी अमाउंट के लिए पाबंद है। डन। अनलिमिटेड कंपनी, जिस तरह से लिमिटेड कंपनी है, इन दोनों के ऑपोजिट है अनलिमिटेड कंपनी। कभी कभी गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स में बाउंड कर देती है कि यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर होना है तो एज अनलिमिटेड कंपनी रजिस्टर होना पड़ेगा। अनलिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप की तरह से होती है और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एक सवाल यह बड़ा कॉमन होता है कि अगर कंपनी बनानी ही थी तो वाई अनलिमिटेड, पार्टनरशिप पे चलते रहते। तो जवाब ये है कि कोई खुशी से ये कंपनी नहीं बनाता है, ये बाउंड होते हैं, मजबूरन उनको ये वाली कंपनी बनानी पड़ती है। किसी की वजह से गवर्नमेंट ने कह दिया होता है जी फलाना सेक्टर फलाना जगह अगर आपने करना है तो आप अनलिमिटेड कंपनी बनाएंगे। तो कभी भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाए तो वो किसी भी कंपनी को अगर ये कह दें कि आप अनलिमिटेड कंपनी में शिफ्ट हो जाएं तो देयर इज अ थर्ड स्टेटस जो कि अनलिमिटेड कंपनी है। सब कुछ कंपनी जैसा, बट सिर्फ एक फर्क ये है कि इसकी मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं है। अब यहाँ मेंबर कितने के लिए लायबल होंगे या क्या हिसाब किताब होगा, उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग है। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उसमें मैक्सिमम लायबिलिटी मेंबर की है उतनी जितनी अमाउंट के शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं। अगर एक बंदे ने 2 लाख के शेयर्स खरीदे हुए हैं और कंपनी 10 लाख की है तो वो बंदा 2 लाख से ऊपर लायबल नहीं है। तो लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर की लायबिलिटी कहां तक होगी, जितना शेयर कैपिटल उन्होंने परचेज किया हुआ है। अनलिमिटेड कंपनी में उनकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड, कि भाई वहां पे चाहे उनकी कंपनी का 10 लाख कैपिटल था या 0 रुपए कैपिटल था, वो हमेशा लायबल होंगे और पर्सनली लायबल होंगे अनलिमिटेड अमाउंट के लिए। तीसरा, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में कॉमनली क्या होता है, नॉर्मली इसमें शेयर कैपिटल नहीं होता, तो इसमें मेंबर की लायबिलिटी नॉर्मली क्या होती है, गारंटी। कंपनी बंद होगी तो मेंबर को हम जाके पूछेंगे हाँ भाई तुमने 1 लाख रुपए की गारंटी दी थी, निकालो 1 लाख रुपए। लेकिन अगर इसमें शेयर कैपिटल भी हुआ, अगर इसमें शेयर कैपिटल भी हुआ तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये गारंटी में शेयर्स की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो अब बंदे की डुअल लायबिलिटी है, गारंटी की अमाउंट के लिए भी लायबल है, प्लस जितनी अमाउंट के उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं वो अमाउंट भी उसकी लायबल है, इससे ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं है। तो 3 तरह की कंपनियां लायबिलिटी के हिसाब से हमने देखी। अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड लायबल है, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल की हद तक लायबल है, और लिमिटेड बाय गारंटी जो है वो डिपेंड करता है शेयर कैपिटल है या नहीं है। नहीं है तो वो गारंटी अमाउंट के लिए लायबल है, और अगर है तो गारंटी प्लस शेयर कैपिटल दोनों के लिए लायबल। ये 3 तरह की कैटेगरीज हमने देखी। अगर हम बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपनियों को कैटेगराइज करने की कोशिश करें, कंपनियों को बाय वर्च्यू ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के, किस कंपनी में ज्यादा लोग हैं किस कंपनी में कम लोग हैं, तो एक सादा कंपनी जिसके अंदर खुला लोगों का आना जाना होता है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की बड़ी मजाकिया सी एक डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। ऐसे में दिल करता है कि प्राइवेट कंपनी की भी यही डेफिनेशन हो, का कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी वो एक, लेकिन ऐसा है नहीं। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये कोई डेफिनेशन है ही नहीं जो पूछी जाए कि वो जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। तो पब्लिक कंपनी बेसिकली क्या है और इसके मुकाबले में प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कॉमनली क्या होता है। फर्ज करें चंद दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, 7 दोस्त थे, इनमें से 7 ने एक दूसरे से बड़ा पक्का वादा किया कि हम जो कंपनी बनाएंगे मरते दम तक उसका साथ देंगे और हम में से कोई छोड़ के नहीं जाएगा। 3 दोस्त तो वाकई ही बड़े सीरियस थे इस दावे पे। हुआ ये कि बाकी 4 को एक सेठ ने आके ऑफर दी, उसने कहा काम करो मेरे से इतने पैसे लो और अपने शेयर्स मुझे दे दो। बेचारे ईमान के थोड़े कच्चे थे, मिस्टर 4, मिस्टर 5, मिस्टर 6 और मिस्टर 7 ने अपने शेयर बेच दिए सेठ को, और सेठ बन गया आधी से ज़्यादा कंपनी का मालिक। और उसने आके 1, 2 और 3 को कहा ये कंपनी मेरी है, अब मेरे तरीकों से चलेगी। तो वो दोस्त जो बेचारे शुरू से एक विजन लेके चले थे वो तो सत्यानाश हो गया। ऐसा क्या किया होता उन लोगों ने कि ये हरकत ना हुई होती, अगर उन्होंने अपने आप को प्राइवेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया होता। क्योंकि प्राइवेट कंपनी बाय डेफिनेशन ही एक ऐसी है जो अपने बेसिक डॉक्यूमेंट में, अपने आर्टिकल्स जो कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का, इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम उस पर बात कर रहे होंगे, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट में 3 तरह की रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर लगा देती है। वो 3 तरह की रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसके मेंबर्स अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे किसी को, नंबर 2 इसके मेंबर्स 50 से ऊपर नहीं होंगे, और नंबर 3 आप जनरल पब्लिक को नहीं बुलाएंगे कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। तो जिस कंपनी ने ये तीनों की तीनों रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगा ली हो, तीनों की तीनों, ये ध्यान में रखना है,
वो प्राइवेट बनेगी 50 तक मेंबर्स की लिमिट। नंबर 2, एग्जिस्टिंग लोग बगैर पूछे शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई। और नंबर 3, कभी भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करके जनरल पब्लिक को नहीं बुलाएंगे कि आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। यानी एक ऐसी कंपनी जिसमें आना जाना आसान नहीं है, इसको ज्वाइन करना भी मुश्किल है, उसको छोड़ना भी मुश्किल है। तो अब ऐसे में अगर ये प्राइवेट कंपनी होती और मिस्टर 4, 5, 6 और 7 अपने शेयर बेचना भी चाहते तो ना बेच पाते, पहले एग्जिस्टिंग लोगों से इजाजत लेनी पड़ती, वो ना खरीदते तो फिर वो बाहर जाते। तो बजाय इसके कि एक दूसरे से वादा लिया जाए कि पक्का वादा करो कंपनी नहीं छोड़ोगे, व्हाई नॉट कि हम एक प्राइवेट कंपनी बनाए। तो जब चंद दोस्त मिलकर कंपनी बनाते हैं, एक फैमिली बिजनेस अपनी कंपनी बनाते हैं, तो ये सब लोग जाते हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ये नहीं चाहते कि हमारा लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो। फिर जगह जगह आपने पढ़ा है कि ये काम पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट पे नहीं है, प्राइवेट को ये एग्जामिशन है ये। तो प्राइवेट एक छोटा सेटअप है और कानून उसको ज़्यादा पूछता नहीं है। पब्लिक में जनरल पब्लिक आ जाती है तो लॉ को होता है कि पब्लिक कंपनी के ऊपर सख्ती ज़्यादा हो, और उसमें भी अगर लिस्टेड है तो मज़ीद ज़्यादा। अब ये लिस्टेड अनलिस्टेड का क्या कॉन्सेप्ट है? वो कंपनी जिसमें ये 3 रिस्ट्रिक्शन में से एक भी मिसिंग हो तो वो पब्लिक बन जाएगी। डेफिनेशन क्या थी? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट। तो जिसमें एक भी शर्त हट गई वो प्राइवेट नहीं रही, जब वो प्राइवेट नहीं रही तो पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी में कोई भी आ सकता है, जब मर्जी जो मर्जी आए, जब मर्जी जो मर्जी जाए, जाते हुए इजाजत नहीं लेनी, आते हुए इजाजत नहीं लेनी। बट प्राइवेट कंपनी में बाहर का बंदा इतने आराम से एंटर नहीं हो सकता और ना ही अंदर वाला बंदा इतने आराम से छोड़ के जा सकता है। तो पब्लिक कंपनी में फिर 2 कैटेगरीज हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड वो पब्लिक कंपनी होती है जो चाहती है उसके शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा डीलिंग हो, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। अनलिस्टेड वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर नहीं हुई होती, लेकिन इसके शेयर्स में खरीदो फरोख्त उसी तरह से हो सकती है जैसे लिस्टेड कंपनी में। बट लिस्टेड चूंकि स्टॉक एक्सचेंज पे होती है तो वहाँ उसकी खरीदो फरोख्त ज़रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स आप OLX या मुख्तलिफ और एवेन्यूज से आपको फिर ढूंढने पड़ेंगे, दोस्तों से पूछना पड़ेगा, लेकिन इसके इंटरनेट पे उस तरह से खुलम खुला शेयर नहीं मिलते जिस तरह से लिस्टेड कंपनी के मिल जाते हैं। जब हम प्राइवेट कंपनी का तस्करा कर रहे होते हैं तो उसकी एक स्पेशल काइंड भी हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। ये क्या होता है? एक बंदा अकेला अपनी प्राइवेट कंपनी बना लेता है, एक कंपनी बनाता है और उसकी 100% शेयर्स खुद खरीद लेता है। तो सिंगल मेंबर कंपनी में हमारे पूरे सिलेबस में बस इतनी सी ही बात लिखी हुई है, ये कैसे काम करेगी, क्या होगा, किस तरह से इसके अपने रूल्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिंगल मेंबर कंपनी का वही प्रोसेस है जो प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन का है, सिर्फ फर्क ये है कि ये एक मेंबर होता है, 100% शेयर उस अकेले बंदे के पास होते हैं। तो ये बाय वर्च्यू ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपनियों की ये कैटेगरी हो गई। एक हमने देखा बाय वर्च्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के एतबार से आप लिमिटेड, अनलिमिटेड और लिमिटेड में 2, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से ये कैटेगरी। अल्फाज को एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी, आसान अल्फाज में, फिलहाल एक पब्लिक कंपनी होती है वो तो आपको पता है कि जिसमें लोग मतलब शेयर वगैरह खरीद सकते हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है 50 वाली, ट्रांसफर वाली। पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट की कंपनियों को कहते हैं। अब कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, कोई भी कंपनी चाहे वो उन 2 में से पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जो मर्जी हो, कोई मसला नहीं, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटी और वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये पीछे से चली आ रही है, जिसको ओन कर रही हो, कंट्रोल कर रही हो, या जिसके कम से कम 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास हो, और एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो उसके पास हो, और स्टैट्यूटरी बॉडी या गवर्नमेंट की कोई बॉडी हो, यानी कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के पास अगर 51% शेयर्स हैं या कंट्रोल है किसी कंपनी का, चाहे वो पब्लिक है या वो प्राइवेट है, उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। याद है होल्डिंग सब्सिडरी, तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाती है जब होल्डिंग कंपनी के पास उसकी मेजॉरिटी को अपॉइंट करने की पावर हो। तो यहाँ पे भी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसी के पास किसी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए किसी भी कंपनी की, किसी भी रूल की वजह से, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी जिसके आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास आ गई, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। इंक्लूड द पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे जिनको SECP ने लाइसेंस दिया हुआ है। और अगेन अगर
एसईसीपी ने किसी भी जगह पे किसी कंपनी के बोर्ड पे स्टॉक एक्सचेंज या कहीं पे भी अपनी तरफ से डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया, तो एक दो डायरेक्टर बैठ जाने से वो कंपनी पब्लिक सेक्टर नहीं हो जाती। तो आसान अल्फाज में, अगर एक कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या डिपार्टमेंट के पास हो, या एक कंपनी को गवर्नमेंट चला रही हो या गवर्नमेंट ओन कर रही हो, या एक कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर गवर्नमेंट की मर्जी से आते हो, तो वो कंपनी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का इख्तियार है, वो कंपनी बन गई पब्लिक सेक्टर कंपनी। आसान अल्फाज में, गवर्नमेंट की जो सब्सिडरी कंपनी होगी ना, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी, बहुत ही आसान अल्फाज में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लॉ है, तो आपको एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड जैसे दिया हुआ है वैसे याद करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट पब्लिक सेक्टर कंपनी। फिर एक तीसरा तरीका भी होता है, ओनरशिप और कंट्रोल। जैसे इंसानों में रिश्तेदारियां होती हैं कि एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बाप है, एक बेटा है, दादा पोता और इस तरह से। तो कंपनियों में, कंपनी जाहिर है फिजिकल पर्सन्स तो नहीं होते, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। तो कंपनियों में ये रिश्तेदारियां किस तरह से होती हैं? कंपनियों में ये वाली रिश्तेदारियां होती हैं शेयर कैपिटल और इस तरह से। तो होता ये है कि हम एक कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं, होल्डिंग कंपनी, और इसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम सर पटक के रह जाते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं बताया इसने। होल्डिंग कंपनी बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है, मीन्स अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। होल्डिंग एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जो इस वजह से होल्डिंग है कि कोई और कंपनी है जो उसकी सब्सिडरी है। कुछ नहीं बताया, सब्सिडरी समझ आएगी तो होल्डिंग समझ आएगी, यानी कि कोई ऐसी होल्डिंग कंपनी है जो इस वजह से होल्डिंग है कि कोई सब्सिडरी कंपनी है। जैसे हमने कहा था ना, पब्लिक वो है जो प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट समझा तो पब्लिक समझ आया। तो अब होल्डिंग हमें नहीं समझ आएगा जब तक सब्सिडरी ना समझ आ जाए। सब्सिडरी क्या है? सब्सिडरी की एक ट्रिकी सी डेफिनेशन है, अ सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से द होल्डिंग। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के तनाजुर में कौन सी कंपनी है? अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी या तो होल्ड्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई और होल्डिंग कंपनी बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करे, और एक्सरसाइज, ये और है, इनमें से एक भी शर्त पूरी हो जाए तो चल जाएगा, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी आइदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज। एक कंपनी दूसरी को सब्सिडरी तब बनाएगी जब इन दो में से कोई एक शर्त पूरी हो जाए। और नीचे एक बड़ा प्यारा सा नोट दिया हुआ है, सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी कंपनी वुड ऑल्सो बी कंसिडर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द मेन होल्डिंग कंपनी। किताब में काफी मुश्किल जबान में लिखा हुआ था, मैंने उसकी इंग्लिश थोड़ी सी आसान की है नोट की, और ऊपर डेफिनेशन उसी तरह से। तो तीन तरीके हमें समझ आते हैं होल्डिंग सब्सिडरी के। डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देखते हैं। होल्डिंग कंपनी यानी कि हाकिम कंपनी, मेन जो कंट्रोलिंग कंपनी है। सब्सिडरी यानी कि महकूम कंपनी जिस पे कब्जा किया जा रहा है। तो शर्त नंबर एक, तरीका नंबर एक, अगर एक कंपनी दूसरे के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की आधे से ज्यादा पावर हासिल कर ले, किसी भी अरेंजमेंट से, किसी भी वजह से, अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी की आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स का कंट्रोल आ जाता है, कोई भी वजह हो सकती है, शेयर होल्डिंग वजह हो सकती है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है आपने इतना बड़ा लोन दिया हो कि उन्होंने आपके साथ ये कंडीशन आपने एग्री कर ली हो कि आपके डायरेक्टर्स में से 10 में से 6 हमारी कंपनी के बैठेंगे। किसी भी वजह से अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स का इख्तियार आ जाए, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का इख्तियार आ जाए, तो पहली कंपनी होल्डिंग बन जाएगी और दूसरी कंपनी सब्सिडरी। तरीका नंबर 2, अगर वो कंपनी खुद आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, या खुद प्लस अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके 35% खुद खरीदा, 16% उसकी सब्सिडरी ने खरीदा, तो दोनों ने मिला के 51% खरीद लिया, तो ये वाली कंपनी होल्डिंग बन गई सब्सिडरी कंपनी की। तो ये दूसरी शर्त है, ये शर्त जहन में रहे, इसमें सब्सिडरी भी बीच में इन्वॉल्व हो सकती है। आप खुद और अपनी सब्सिडरी दोनों के साथ मिला के अगर किसी भी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं, तो वो दूसरी कंपनी जिसके आपने शेयर्स खरीदे वो आपकी सब्सिडरी, आपकी गुलाम कंपनी बन जाएगी और आप मालिक बन जाएंगे, आप हाकिम बन जाएंगे उस कंपनी के। जी, अब सवाल यहाँ पे एक अहम सवाल आता है कि मैंने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके जिसको खरीदा वो तो मेरी सब्सिडरी बन गई। सवाल ये है कि क्या इस सब्सिडरी की भी वो सब्सिडरी बनी? जवाब है नहीं। इस वाली सब्सिडरी जिसके 16% शेयर्स थे, इस सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं बनी। लेकिन अगर इस अकेली ने 50% से ऊपर खरीदा होता तो सब्सिडरी बन जाती, और उसके खरीदने की वजह से हमारी भी सब्सिडरी बन जाती, जो कि तीसरा पॉइंट है कि मैं खुद खरीद लूं या मेरी सब्सिडरी आगे से किसी को सब्सिडरी बना दे किसी भी रूल से, तो जो तीसरी कंपनी है वो मेरी भी सब्सिडरी बन जाएगी। इसको हम कहते हैं सब सब्सिडरी।
तो ये जहन में रखना है कि मैंने खुद और मेरी सब्सिडरी ने मिल के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीदे तो फिर वो वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बनेगी। लेकिन अगर मेरी सब्सिडरी की आगे से कोई सब्सिडरी है तो वो हम दोनों की सब्सिडरी बन जाएगी, हमारी सब्सिडरी की भी और होल्डिंग की भी। इसमें मैं एग्जांपल देते हुए कई दफ़ा पीटीसीएल को एक्सप्लेन करता हूँ। गवर्नमेंट पीटीसीएल को सॉर्ट ऑफ प्राइवेटाइज करने के ऊपर सोच रही थी, काफ़ी तेज़ी से वर्किंग जारी थी। मीडिया में खबर लीक हो गई और लोगों ने कह दिया जी पाकिस्तान तो पीटीसीएल को बेच रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पीटीसीएल को बेच रही है। उस वक्त तक ये इत्तसलात कंपनी से ये वादा कर चुके थे कि हम आपको पीटीसीएल आपकी सब्सिडरी बना देंगे। बात मीडिया में आ गई और वादे से निकलें तो आपको पता है बिलियंस की पेनल्टी भी पड़ती है। तो उन्होंने फिर डेफिनेशन का भरपूर सहारा लिया। मिनिस्टर ने टीवी पे आके अनाउंस कर दिया कि पीटीसीएल के बारे में खामखा की गलतफहमी है कि वो गवर्नमेंट की नहीं है। आप जाके उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लें, 65% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इत्तेसलात के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि डायरेक्टर आपके होंगे सारे। तो इत्तेसलात भी होल्डिंग कंपनी बन गई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी होल्डिंग बन गई। लोगों को डायरेक्टर वाला रूल उतना नहीं पता था, एक आम फहम बंदे को, लेकिन मीडिया पे आके कहना बड़ा आसान हो गया कि पता नहीं कौन लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, 65% शेयर तो आज भी पाकिस्तान के पास है। तो एक वक्त में एक कंपनी की 2 होल्डिंग्स हो सकती हैं। तो ये जहन में रखना है। तो ये मकसद था दोनों को बताना। बोर्ड की कंपोजिशन वाले रूल में आपकी सब्सिडरी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाले रूल में सब्सिडरी भी आपके साथ मिलके शेयर खरीदे तो दोनों के शेयर ऐड करके हम 50% से ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त उनका ज्यादा मूड बना तो इस पर एक टेढ़ा सा सिनेरियो बन सकता है। देन हम बात करते हैं इस चैप्टर में अथॉरिटीज की। कंपनीज एक्ट में कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, ऑल्दो कोड भी बीच में इन्वॉल्व होती है, लेकिन हमारे सिलेबस ने रजिस्ट्रार और एससीसीपी इन 2 का जिक्र किया। अथॉरिटी किसे कहते हैं? एक ऐसा इदारा गवर्नमेंट का जो किसी ना किसी खास प्रोसेस को देख रहा हो। जैसे मैंने सामने एग्जांपल दी हुई है कि आईकेप एक अथॉरिटी है जो पाकिस्तान में अकाउंटेंसी प्रोफेशन को देख रहा है। एफबीआर अथॉरिटी है, पाकिस्तान में टैक्स के मसलों को देख रहा है। पीसीबी अथॉरिटी है, क्रिकेट पाकिस्तान में अच्छी ना चल पड़े उन सारे इश्यूज को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हर अथॉरिटी के अपने अपने डायनामिक्स हैं, अपना अपना पर्पज है। तो इस तरह से अथॉरिटी एक और भी है जिसका नाम है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऐसी बॉडी जो खुद से काम कर रही है। ये अपने सेल्फ फंड जनरेट करते हैं और ये पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां और जितनी भी इस तरह के सेटअप में है उनको रेगुलेट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं और टेक्निकली इनको जो पाकिस्तान में जो उस वक्त वजीर खजाना होता है वो इनको डील कर रहा होता है। इस अथॉरिटी के अंदर एक इंसान है जिसका नाम है रजिस्ट्रार। मैंने इसलिए उसके साथ इंसान लिखा है कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पीसीबी एक इदारा है, चेयरमैन एक इंसान है। एफबीआर इदारा है, कमिश्नर इंसान है। एससीसीपी इदारा है, रजिस्ट्रार इंसान है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि रजिस्ट्रार एससीसीपी एक ही तो चीज़ है, एक ही एड्रेस होता है। नहीं, इदारे का नाम एससीसीपी है, इंसान का नाम रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार छोटे बड़े अलग अलग लेवल के ऑफिसर हो सकते हैं। एससीसीपी मेन इदारा है जो कि एक मेन ऑफिस में होगा। जैसे आईकैप काउंसिल मेंबर, प्रेसिडेंट, तो ये इंसान है काउंसिल मेंबर और प्रेसिडेंट, और आईकैप अथॉरिटी है। तो इसी तरह से एससीसीपी और रजिस्ट्रार का है। एससीसीपी क्या है और किस तरह से है, तो हमारी किताब बताना शुरू हो गई। 1999 में ख़त्म हुआ था कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, अब एससीसीपी आ गया है। एससीसीपी का वफाक में हेड ऑफिस है और 8 अलग अलग शहरों में इसके ऑफिस हैं और वो शहरों के नाम भी उन्होंने बताए। तो ऐसे में मैं नॉर्मली कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता किसी MCQ में शहरों का आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो 8 शहर कौन से हैं। तो एक टोटका ये है कि आपने PSL की टीम्स के साथ फैसलाबाद और सक्खर ऐड कर देना है, तो उसके बाद आपको फिर पेपर में नहीं भूलेगा। तो ये 2 शहर जो अभी तक PSL में नहीं है, फैसलाबाद और सक्खर, तो ये ऐड कर देंगे तो आपके 8 शहर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि MCQ के अंदर आपको उलझाया जा सकता है। तो 8 जोनल ऑफिस इन 8 शहरों में, इन 8 शहरों में इस्लामाबाद भी है, वहाँ जोनल ऑफिस भी है और वहाँ हेड ऑफिस भी है। एक MCQ हम अक्सर बच्चों को पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए एक पोर्टल पे ना, कि SCCP के कितने ऑफिसेज हैं, और ऑप्शंस दी हुई होती हैं, 8 भी दिया हुआ होता है, 9 भी दिया हुआ होता है। तो बच्चे 8 पे टिक कर देते हैं कि 8 ऑफिस है। इस्लामाबाद को 1 दफ़ा काउंट करते हैं, इस्लामाबाद को 2 दफ़ा काउंट करना है। जोनल ऑफिस भी है, हेड ऑफिस भी है। तो अगेन अब ये खेलने वाले पे डिपेंड करता है कि वो पेपर सेटर जो है वो किस इरादे से बैठे हुए हैं। बट आपको पता हो कि ये 8 शहरों में जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस आपका इस्लामाबाद में है, जिसमें एक जोनल ऑफिस भी है।
SECP को कंपनीज एक्ट ने बहुत सारी पावर्स दी हैं, SECP एक्ट ने बहुत सारी पावर्स दी हैं, और कुछ और लॉज भी हैं जो SECP को एम्पावर कर रहे हैं। SECP का मेन काम क्या है? जो रेगुलर कंपनीज है उनके अफेयर्स को देखना, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, मुदारबा एंड NBFCs। अब यहाँ बैंकिंग कंपनी उन्होंने कसर नफसी से काम लेते हुए लिख दिया। बैंकिंग कंपनी को हल्का सा ये देखते हैं, बैंकिंग कंपनी के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो कि मेनली इसको देख रहा होता है, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको SECP देख रहा होता है। अगेन ये बातें रटे वाली हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रजिस्ट्रार किसे कहते हैं? एक जुम्मा बाजार है इंसानों के नामों का। और अगर रजिस्ट्रार का मतलब है रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जब थक गए तो उन्होंने कहा और सच अदर ऑफिसर, जो इस किस्म की हरकतें करता पाया जाए, ये सब रजिस्ट्रार है। असल में बेचारों को लिखना इसलिए पड़ा कि जगह जगह कहेंगे जाओ रजिस्ट्रार को फाइल कर दो, तो हम जैसे मासूम लोग पलट के पूछेंगे कौन सा वाला रजिस्ट्रार, तो उन्होंने कह दिया जो भी तुम्हारे इलाके में इन नामों से कोई भी बंदा पाया जाए वो तुम्हारा रजिस्ट्रार है। तो तहसील में इसका नाम अलग हो सकता है, जिले में इसका नाम अलग हो सकता है, सूबे में इसका नाम अलग हो सकता है, डिवीजन लेवल पे अलग हो सकता है। तो गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है रैंक्स होते हैं। आप ये देखें, ये रैंक्स आपको नजर आते हैं, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, ये आपको अलग अलग जगह पे ये चीज़ें नजर आ रही होती हैं। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट और वो, तो ये गवर्नमेंट की डेजिग्नेशन है। सिर्फ आपने एक काम करना है, रट्टा मार लेना, मतलब इसके अलावा हम इसका कुछ नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता ये डेफिनेशन उन्होंने पूछ ली तो हमें कम से कम ये रैंक्स याद होने चाहिए। ये भाई साहब क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को देखते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ट्रैक कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से कौन से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। आसान अल्फाज में ये कंपनियों का डाटाबेस ऑफिसर है। पाकिस्तान में कंपनियां क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, इसको फाइल करती रहती हैं अपनी चीज़ें, अपने मीटिंग से रिलेटेड, अपने डिसीजन से रिलेटेड, अपने अहम जो सालाना जो वो कवायफ हैं वो अपडेट करते रहते हैं। तो ये सारों के रिकॉर्ड वगैरह अपने पास रख सकता है। इसको दो स्पेशल पावर भी दी गई हैं कि अगर ये किसी भी वक्त कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगे तो कंपनी पे वाजिब है, जैसे कोर्ट को जवाब देना वाजिब होता है ऐसे रजिस्ट्रार को जवाब देना भी वाजिब है। दूसरी इसमें जो चीज़ उन्होंने बताई है वो ये है कि रजिस्ट्रार कभी भी कंपनियों के डॉक्यूमेंट सीज करना चाहे, कंपनी के प्रेमिसेस में आके अगर डॉक्यूमेंट्स को जब्त करना चाहे तो ये फोर्सेबल एंट्री कर सकता है और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स उठा के ले जा सकता है। पुराने ज़माने में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ले जाते थे, आज के दौर में आते हैं तो कंपनी वाले कहते हैं हाँ हमारी चालाकी, हमने तो कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है सारा माल, तो वो PC उठा के ले जाते हैं, कहते हैं हम तसल्ली से जाके इसका ऑपरेशन करते रहेंगे और इसके अंदर से सारा माल निकाल लेंगे। तो ये कंपनी के रिकॉर्ड सीज कर सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसमें मज़ेदार कमेंट्स नीचे छुप गए, आपको नज़र नहीं आएंगे। फेसबुक लाइव वालों को नज़र आ रहे होंगे या उनको भी नहीं आ रहे? आपको आ रहे हैं? ठीक है जी। तो सामने वालों को जो है ना, उन्होंने कहा सामने वालों को अगर लाइव टीचर नज़र आ रहा है तो स्क्रीन पूरी नज़र नहीं आनी चाहिए, तो आपको महरूम रखा है उन्होंने पूरी स्क्रीन से। इसमें जो आपको नज़र आ रहा है मैं वहाँ से कहानी शुरू कर देता हूँ। ABC 3 लोग थे, तीनों ने बहुत अच्छी नेक नियति से सवाब के इरादे से एक इदारा बनाया और इरादा चलाना शुरू कर दिया। इदारे ने बड़े अच्छे काम किए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगा उस इदारे के बारे में, लोगों ने आके जनाब डोनेशंस देनी शुरू की। डोनेशंस पहले हज़ारों में होती थी, फिर लाखों में, फिर एक टाइम आया इदारा इतना पॉपुलर हो गया कि करोड़ों में डोनेशन आनी शुरू हो गई। वो A, B और C जो बहुत ही शरीफ इंसान थे, मासूम इंसान थे, भोले भाले इंसान थे, जब इतने सारे नोटू देखे उन्होंने तो हो गई नीयत ख़राब। और जब नीयत ख़राब हुई तो उन्होंने उस पैसे को यूज़ करना शुरू कर दिया और उसमें से कहा कि हम एक कंपनी हैं तो हम इसमें से डिविडेंड निकाल रहे हैं, और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसा हो। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा आप बनाते हैं और उसको कंपनी लॉ में लेके आते हैं तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि इस तरह से हो। गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको एक ऐसा सिस्टम बना के दें जिसके बाद आप उसके प्रॉफिट्स में से हिस्सा नहीं लेंगे। वो क्या सिस्टम है? वो कहते हैं जब भी आपने नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना है और उसको कंपनी के तौर पे लेके चलना है, ये एक बात है। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा हो तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 में जाते हैं, वहां रजिस्टर होते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा एज अ कंपनी बनाना चाह रहे हैं, एज अ कंपनीज एक्ट वाली कंपनी, फिर आप यहां पे आते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में एक बहुत बड़ा एज है, लिमिटेड लाइबिलिटी। ऐसा ना हो कि आप सवाब की नीयत से इदारा बना रहे हो और पता लगे 15 लाख की लाइबिलिटी आपके जिम्मे पड़ी हुई हो, तो लिमिटेड लाइबिलिटी मिल जाती है हमें कंपनीज एक्ट में। तो अगर चंद लोग जो कि मिलकर इदारा बना रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाएं और वो इदारा प्रॉपर तरीके से काम करे और उसको डोनेशंस मिलें, तो लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए आपको कंपनी बनानी पड़ती है। जब कंपनी बनाए तो SECP कहता है ना ऐसे नहीं, हमारी 4 शर्तें हैं, ये 4 शर्तें मान लो हम तुम्हें इदारा बनाना देंगे। पहली शर्त, आप इन डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे।
एक लिस्ट दे दी उन्होंने कहा इनमें से कोई एक पर्पज आपको चूज करना होगा। नंबर 2, आप अपने प्रॉफिट्स या सरप्लस, अगर आपके इदारे के पास कोई बेनिफिट आए हैं, कोई आपको अपने एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ है, कोई पैसे जनरेट हुए हैं, तो आपने मेंबर्स को नहीं बांटने। नंबर 3, अगर ऐसा कोई प्रॉफिट या सरप्लस आता है तो आपने अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगा देना है। देखिए ये एक्टिविटी कितना खर्च हो रहा है यहाँ पे, ये एक्टिविटी हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आईकेप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे टाइप की चीज है। तो जब नॉट फॉर प्रॉफिट मैं टाइप की चीज इसलिए कह रहा हूं कि वो ये वाली इसमें नहीं आता, अपने लॉ के अंदर आता है। बट आईकेप ये, अगर आईकेप के पास खुदा ना खास्ता कुछ सरप्लस इकट्ठा हो गया, अगर फर्ज करें किसी दफा आपसे बहुत ज्यादा फीसें आ गई या कुछ और इस तरह से, तो वो सरप्लस कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में। वो इस तरह की एक्टिविटीज पे खर्च करेंगे, वो अपने ऑब्जेक्ट्स को बेहतर करेंगे, वो अकाउंटेंसी प्रोफेशन के फरोग के लिए काम करेंगे, वो मेंबर्स को बांट नहीं सकते। कितने दुख की बात है, मेंबर्स को नहीं बांट सकते। अब 1 अरब से ऊपर सरप्लस इकट्ठा हुआ हो और मेंबर्स को बांट ना सकें, तो अगर वो बचपन में उस वक्त मौजूद होते तो इस वाले कानून में ना आते इस तरह के। तो यही होता है, आगे जाके नीयत ना खराब हो, मेरे जैसे शरारती लोग उस सरप्लस को देख के नीयत ना खराब करना शुरू कर दें, तो शुरू से ही वो तय कर लेते हैं कि खबरदार ये वाला सरप्लस मेंबर्स को नहीं जाएगा, ये फलाह बहबूद पे लग जाएगा। तो फिर मैं फलाह बहबूद के लिए आऊं और बहुत सारे पैसे मांगू, तो फिर शायद ये इस तरह से हो सकता है। तो खैर, चौथी चीज, ये इदारा पाकिस्तान की बका, सालमियत और बहुत मुश्किल होके अंग्रेजी के वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा इसके अगेंस्ट हम नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ज़्यादातर एनजीओ जो रजिस्टर होते हैं वो पहला काम यही करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ काम शुरू हो जाता है। तो ये 4 शर्तें याद रखनी है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्रॉफिट्स नहीं डिवाइड करेंगे मेंबर को, ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाएंगे और पाकिस्तान की सैंक्टिटी के अगेंस्ट नहीं आएंगे। तो अंग्रेजी में भी यही सारी बातें, बस ये एक लिस्ट है छोटी सी 12 ऑब्जेक्ट्स की, और इस पे हमेशा जब भी 12वें ऑब्जेक्ट पे पहुंचता हूं मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। 11 ऑब्जेक्ट्स बता के 12वें पे कहते हैं एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। भाई जब आपने एनी यूजफुल ऑब्जेक्ट को अलाउ करना ही था तो हमारे बच्चों को 11 पॉइंट्स रट्टा लगवाने पे क्यों लगाया? वो बेचारे एमसीक्यू के खौफ के मारे कि इनमें से कोई भी अचानक से हो सकता है कि एमसीक्यू आए कि ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, बताओ कौन सा वाला वो नहीं है जो उस लिस्ट में था। तो बच्चा तो गया बेचारा। तो एनी अदर जब अलाउ करना था तो कह देते एनी यूजफुल ऑब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 11 एक्सप्रेस हैं, उनके अलावा कोई होगा तो हमें बताओ, हम इजाजत दे देंगे। तो ये 4 शर्तें तो हम लोगों ने देखी कि ये 4 शर्तें उसकी बेसिक होनी चाहिए। ये एसोसिएशन एक लिमिटेड कंपनी के सारे बेनिफिट्स एंजॉय करेगी, बिल्कुल एक लिमिटेड कंपनी की तरह से, सब कुछ उसी तरह से है। सिर्फ एंड पे जो वर्ड्स आते हैं लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, वो इनके लिए लगाना जरूरी नहीं है। वो क्यों लगाना जरूरी नहीं है? इसलिए कि उससे कमर्शियल सी फील आती है। अब अगेन शायद आपको नजर ना आए, आ गया। मैं नॉर्मली कहता हूं कि अगर एक इंसान को कोई चोट लगी है, एक फर्ज करें आप जैसा कोई स्टूडेंट है जिसके पास पैसे भी मुनासिब से ही होते हैं, उसने देखा कि जनाब उसको चोट लगी, सामने 2 हॉस्पिटल हैं, उसने जाना है वो चोट का इलाज कराना है या पट्टी वगैरह करवानी है। एक हॉस्पिटल का नाम है शकील हॉस्पिटल और एक का नाम है शकील हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, और जेब में पैसे मुनासिब हैं, तो आप शकील हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। हालांकि इस हॉस्पिटल के नाम में ये नहीं लिखा था कि इनमें से ब्रांडेड कौन सा है और सस्ता कौन सा है, लेकिन जिस पे लिखा हुआ है हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, आप कहेंगे ये तो खाल खींच लेंगे, ये तो कंपनी है। और जहां प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा, आपने कहा ये मुनासिब लोग लग रहे हैं। तो जब नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे अपने नाम के साथ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाएं तो मुनासिब नहीं है। तो इसलिए लॉ ने इजाजत दे दी कि आप लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड इस तरह के वर्ड नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, कोई मसला नहीं। लाइसेंस मिल गया, वेरी गुड, लेकिन ये लाइसेंस कभी भी टूट सकता है। कभी भी आपने कुछ ऐसा किया जो कि लॉ के अगेंस्ट है तो ये लाइसेंस तोड़ा जा सकता है। छोटी सी लिस्ट है जो कि आपने याद करनी है कि इनमें से अगर कोई हरकत की तो आपका लाइसेंस तोड़ा जा सकता है। अगर कंपनी ने टर्म्स और कंडीशंस को कंप्लाई ना किया हो, इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को फॉलो ना किया हो, पता है इन सबका एक ही मतलब है, अगर कोई खिलाफ वर्जी की हो कानूनी। बाकी अब देखिएगा खींचा कितना है। कंपनी या मैनेजमेंट ने कंप्लाई नहीं किया, सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, कंपनी के अफेयर्स गलत तरीके से चल रहे हैं, आवाम के लिए नुकसानदेह है, कंपनी ने रजिस्ट्रार को 2 लगातार सालों तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भेजी, अपनी फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं भेजी, या इसी तरह से जो पिछले 2 लगातार ईयर्स हैं, कंपनी ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट वगैरह के अगेंस्ट काम किया, कंपनी के मेंबर्स अगर 3 से नीचे हो गए,
कंपनी अनलॉफुल एक्टिविटीज में है, कंपनी गलत लोग चला रहे हैं, कंपनी उन लोगों के हाथों में है जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में है, कंपनी जो है लोग मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को फॉलो नहीं कर रहे, कंपनी ने 1 साल तक अगर ऑपरेट नहीं किया, ये सारी रीजन दी है। ये सारी रीजन देने के बाद एक और रीजन जो आपको नजर नहीं आ रही, इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट लाइसेंस शुड बी रिवोक। इनके अलावा भी अगर उन्हें लगे कि लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए तो लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए। तो ये शर्तें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली आपको याद करनी पड़ेंगी। कंपनी लॉ में याद करने वाला ज़्यादा है और एम लॉ में लॉजिकल तरह ज़्यादा है। पिछले पेपर में उन्होंने कंपनी लॉ में भी लॉजिक्स डाल के बताया था कि हम कंपनी लॉ में भी लॉजिकल सवाल पूछ सकते हैं, तो जिम्मेदारी अपनी अपनी। इनमें से कुछ भी कर दिया आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब लाइसेंस कैंसिल हुआ तो अब सज़ा क्या मिलेगी? सज़ा ये मिलेगी कि फ़ौरन से आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़ बंद करनी है। अब आप डोनेशन नहीं ले सकते और अब आपको अपनी कंपनी को वाइंड अप करना है। वाइंड अप कैसे करना है? आपके पास अगर कोई असासे हैं ऑलरेडी पड़े हुए तो आपने वो सारे एसेट्स उठा के अपनी जैसे किसी और इदारे को दे देना है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी में हो। आइडियली सेम लाइसेंस में हो तो आपने उसको फॉरवर्ड कर देना है। अगर असासे हैं तो उसको फॉरवर्ड करने के बाद वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर देना है। और अगर सिरे से ही असासे नहीं है तो आपने रजिस्ट्रार से कहना है भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हमें वाइंडिंग अप की तरफ नहीं जाना, हम शॉर्टकट की तरफ आ रहे हैं, बस हमारा नाम रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दो। लोग कंफ्यूज होते हैं इन दो चीज़ों में। यहां एंड पे आ रहा है कि 30 डेज के अंदर अंदर या तो नेसेसरी प्रोसीडिंग वॉलंटरी वाइंडिंग अप की शुरू कर दें और मेक एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग नेम ऑफ कंपनी ऑफ द रजिस्टर इफ कंपनी हैज नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? जिस वक्त आपने ये हरकत की, अगर आपके पास कोई नॉन एसेट्स लायबिलिटीज नहीं है तो सिंपली आप आसान ऑप्शन की तरफ जाएंगे, रजिस्ट्रार से कहेंगे भाई हमारा नाम हटा दो रजिस्टर से, बस ये अप्लाई करेंगे और उसकी फीस भरेंगे। और अगर एसेट्स वगैरह हैं तो फिर आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जाएंगे। अदालत की तरफ से एक लिक्विडेटर आएगा, वो कंपनी के एसेट्स वगैरह बेचेगा और वो सारी सेटलमेंट करके और फिर कंपनी को बंद करेगा। तो एक ऑप्शन है वॉलंटरी वाइंडिंग अप और एक ऑप्शन है नाम स्ट्राइक ऑफ करना। दोनों में फर्क है, जहन में रखना है, सिनेरियो आ सकता है इस पर। तो ये ऑप्शंस हैं। आपके सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए किसी और इदारे को और आपने जनाब अप्लाई कर दिया कि हम कंपनी बंद करने लगे और उसके बाद बंद कर दिया। बंद करने के बाद भी आप दोबारा से उस कंपनी के या जिस इदारे को ट्रांसफर किया उसके मेंबर वगैरह नहीं बन सकते। 5 साल तक आप पे पाबंदी होती है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के ऊपर ये डिस्कशन जो है वो यहाँ पे हमारी खत्म होती है। इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा दफ़ा इस एरिया से उन्होंने सवाल पूछे हैं। पहले इसमें ये रेवोकेशन के कंडीशंस नहीं हुआ करती थी, ये अभी नई नई आई हैं, तो इन कंडीशंस के पूछे जाने के चांसेस बाकियों से ज़रा थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़े ज़्यादा का मतलब है कि टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, बस ये ज़रा ज़्यादा अल्फाज बड़े ध्यान से बोलने पड़ते हैं। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर चंद लोग मिलके काम कर रहे हैं और वो चंद लोग मिलके 20 से ज्यादा है तो उन लोगों के लिए वाजिब है कि वो कंपनी रजिस्टर करवा लें। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर एक जॉइंट फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली, तो एक जॉइंट फैमिली में सारे मेंबर्स मिला के अगर 20, 25, 30, 35 जितने भी हो जाते हैं उनको एग्जेम्पशन है, उनके ऊपर रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी एग्जेम्पशन अवेलेबल है प्रोफेशनल्स को। प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर ये लोग अपनी फर्म चला रहे हैं तो इनकी पार्टनरशिप अगर 20 से ऊपर भी जा रही है तो इनको रजिस्टर होने की कोई कैद नहीं है, ये लॉ ने कहा। तीसरी चीज, अगर दो जॉइंट फैमिलीज मिल के बिजनेस कर रही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल खोखरों की फैमिली और टिवानों की फैमिली, ये दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं और इन दोनों फैमिलियों के टोटल मेंबर्स अगर हम काउंट करें और वो बच्चा 20 से ऊपर चले जाए फिर तो मसला है। लेकिन अगर हम बच्चों को हटा दें और 18 साल से जो छोटे लोग हैं उनको हटा दें और जो इनके बड़े हैं उनको काउंट करें, अगर वो 20 के अंदर रहते हैं तो इन लोगों को भी इजाजत है कि ये मतलब 20 से ऊपर अगर बच्चों समेत काउंटिंग करें तो इनको इजाजत है। तो टेक्निकली रूल ये है कि 20 से ज्यादा बंदों को लाजमी कंपनी बना लेनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जॉइंट फैमिलीज के बिजनेसेस आपस में मिलके चल रहे हैं, प्रोफेशनल्स, तो ये चंद एक्सेप्शंस है जो कि उसमें डिफाइंड है। मजे की बात है वर्ड जॉइंट फैमिली को हमारे लॉ ने नहीं डिफाइन किया। जो टैक्स का लॉ है, टैक्स का लॉ जो है वो उसमें एक वर्ड इस्तेमाल करता है इंडियन लॉ से, वो होता है कर्ता। कर्ता आपने सुना होगा, कर्ता धर्ता। कर्ता बेसिकली एक मेल बंदे को कहते हैं, वो शख्स जो फैमिली का हेड होता है। एक शख्स, उसकी औलाद, उसकी औलाद, ये उसकी ज्वाइंट फैमिली कहलाती है। ज्वाइंट फैमिली में आपकी फैमिली के जो मर्द हैं वो सारे काउंट होते हैं, वो औरतें जो गैर शादीशुदा हैं वो काउंट होती हैं।
जो औरतें शादी कर लेती हैं वो फिर इस जॉइंट फैमिली में नहीं काउंट होती, वो उस फैमिली में काउंट होती हैं जहां वो शादी करके गई हैं। तो ऐसे में आपके जितने भी जॉइंट फैमिली मेंबर्स हैं वो इकट्ठे काउंट होते हैं। तो ये जॉइंट फैमिली की वही चीज है, वो जो ब्लड से चली आ रही है ना, दादा दादे की औलाद और उसकी औलाद, ये सब मिला के ये 3 नस्लें जॉइंट फैमिली कहलाती हैं। और इसके मेल मेंबर सारे काउंट करने हैं। फीमेल्स में जो मैरिड हैं और इस फैमिली में आई हैं कहीं और से, वो काउंट होंगी, और जो अनमैरिड हैं वो काउंट होंगी। लेकिन जो यहाँ की फीमेल मैरिड होके कहीं और चली गई हैं, वो जॉइंट फैमिली में नहीं, वो दूसरी जॉइंट फैमिली में काउंट होगी। तो ये इंडियन डेफिनेशन है जॉइंट फैमिली की, जो कर्ता के हिसाब से डिफाइन करते हैं। और टैक्स के लॉ में इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनीज एक्ट ने जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन नहीं दी, बस इस सेक्शन में जॉइंट फैमिली वहीं से उनके इंडियन लॉ से उठाया और लिख दिया कि जॉइंट फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट फैमिली बिजनेस का वही कॉमन मतलब है जो आप कॉमनली समझते हैं कि एक फैमिली का अपना कंबाइंड फैमिली बिजनेस, जिसमें फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो इसमें कजन्स वगैरह नहीं, भाई, वालदेन, औलाद, ये बेसिकली ये 3 नस्लें होती हैं। लेकिन दिस इज नॉट डिफाइंड इन द लॉ। ये यहाँ ऊपर तक तो बात आसान सी है। पब्लिक कंपनी बनानी है 3 बंदों से बना लें, प्राइवेट कंपनी बनानी है कम से कम 2 बंदों से बना लें, सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है कम से कम 1 से बना लें, बना ली, सिंगल मेंबर कंपनी बन गई। अब वो जो सिंगल मेंबर है, उस सिंगल मेंबर ने ये डिफाइन करना है कि वो किसी को अपना ऐसा कोई जानशीन टाइप नामजद करना चाहता है। अचानक से अगर उसकी डेथ हो जाए या कोई और इस तरह का मामला हो जाए, तो क्या ये कंपनी फौरन से फौत हो जाएगी या इसके वाली वोरसा को ट्रांसफर हो जाएगी? तो होता ये है कि वो नॉर्मली एक नॉमिनी का नाम ले देता है। वो कहता है कि जी अगर मुझे कुछ हो गया तो ये भाई साहब हैं, ये मेरे एक भरोसे वाले साहब हैं, ये आएंगे, मेरी कंपनी का चार्ज संभालेंगे और मेरे बच्चों तक मेरी कंपनी की मुंतकिली करवाएंगे। अगर एक ही बच्चा है तो ये सिंगल मेंबर कंपनी से सिंगल मेंबर कंपनी की तरफ ही चला जाएगा। बच्चे अगर ज्यादा हैं तो फिर इस कंपनी को प्राइवेट कंपनी बना देंगे और 2-3 बच्चों को उसका शेयर होल्डर बना देंगे। अंग्रेजी पढ़ते हैं। फॉर एसएमसी, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सोल मेंबर शैल रिस्पॉन्सिबल। जो सब्सक्राइबर है जिसने साइन किया मेमोरेंडम को, मेमोरेंडम क्या होता है ये अगले चैप्टर में डिस्कस और होगा, वो बताएगा कि अगर उस बंदे की डेथ हो जाए तो उस केस में वो शख्स जिसका नाम लिया है, ट्रांसफर द शेयर्स टू लीगल हेयर्स, वो शख्स जिसका इसने नाम लिया है वो इसके बच्चों को, लीगल हेयर्स, इसके जो वारिस हैं, उन तक चीजें पहुंचाएगा। सब्जेक्ट टू सक्सेशन अंडर इस्लामिक लॉ, जो भी इस्लामिक लॉ है उसके मुताबिक बच्चों तक उसके शेयर्स पहुंचाए जाएंगे। और अगर वो इस्लाम को नहीं फॉलो करते, नॉन मुस्लिम है, तो जो भी रेलिवेंट लॉ है, जो भी रेलिवेंट लॉ उसको डील कर रहा है अदर देन इस्लामिक लॉ, उसके मुताबिक होगा। एंड कंपनी के अफेयर्स को तब तक मैनेज करे जब तक कि वो बच्चों को ट्रांसफर नहीं हो जाते प्रॉपर तरीके से। अब अगेन अगर एक ही बच्चा और उसको ट्रांसफर हो तो सिंगल मेंबर कंपनी ही रहेगी, और अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं और उनको ट्रांसफर हो तो फिर वो सिंगल मेंबर कंपनी की स्टेटस से हट जाएगी और वो एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। तो ये एक एडिशनल ऑप्शन लॉ ने बताई है कि सिंगल मेंबर कंपनी वाला वो जरूर नामजद कर दे कि जी अगर मैं एकदम से चला जाता हूं तो मेरी जगह कौन बंदा होगा जो मेरे शेयर्स को बच्चों तक पहुंचा रहा होगा। तो दैट इज सेक्शन 14। किताब को पता नहीं क्या हुआ अचानक से, अच्छा भला थीम था, सारी बात खत्म हो गई थी, अब एक नई बात करने लगे थे। भाई तुम 1 यूनिट क्यों बचा रहे हो, अगले चैप्टर में डाल दो। नहीं, अचानक से शुरू कर दिया कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स क्या हैं और एक स्टेप डिस्कस करके कहा बाकी अगले चैप्टर में। अजीब ही सारी खिचड़ी हो गई है। तो वो स्टूडेंट भी परेशान होते हैं कि सर आप अभी ये चैप्टर में थे, अब आप आगे गए हैं, अब आप वापस पीछे आए हैं। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, क्योंकि हमने तो दोनों चैप्टर को जोड़ के पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, कंपनी जब रजिस्टर होने जा रही होती है तो उसने कुछ स्टैंडर्ड स्टेप से गुजरना होता है। सूटेबल नेम आपको चाहिए रजिस्ट्रार से, आप मेमोरेंडम बनाएंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे और डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे। मेरी एक शीट गायब हुई है, 1 मिनट, हाँ ये वाली शीट आगे पीछे हो गई थी। मैं कहा जब पहले से लिखा हुआ तो मैं मेहनत ना करूं। तो ये स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कि जब भी चंद लोग चाहते हैं कि हम कंपनी रजिस्टर कराएं, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है मरज़ वजूद में आना, रजिस्टर होना, क्रिएट होना। तो जब भी कोई कंपनी क्रिएट होने जा रही है तो उसके स्टैंडर्ड स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले वो लोग जो कंपनी की ख्वाहिश रखते हैं, वो जिन्होंने ख्वाब देखा था हमारी खुद की कंपनी हो, इन लोगों को हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं प्रोमोटर्स। तो अगर प्रोमोटर्स जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हमारी खुद की कंपनी हो, अगर वो कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो एक अच्छा सा नाम चूज करेंगे जिसमें वो सब आपस में एक दूसरे से एग्री करेंगे। देन उसके बाद वो 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, एक का नाम होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक का नाम होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम एक बेसिक शनाख्ती कार्ड होगा कंपनी का, जो कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहा होगा, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो बताएंगे कि कंपनी कैसे चलेगी। इससे नेक्स्ट चैप्टर इन सारे स्टेप्स को डिटेल से बताता है कि क्या है और किस तरह से। इस वाले चैप्टर में सिर्फ एक स्टेप है, ये जो एंड पे फाइल डॉक्यूमेंट फाइल करने वाला स्टेप है। तो हमने ये कहा कि आपको नाम चूज करना है, फिर मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल्स बनाना है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स उठा के रजिस्ट्रार के पास जमा करा देने हैं। रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा विच इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब इस वक्त हम जो स्टेप डिस्कस करने लगे हैं वो खाली है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कैसे लिया जाता है, डॉक्यूमेंट जो फाइल करते हैं उसका क्या प्रोसेस है। तो हम ये कहते हैं कि आपने अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल, वो जो दो डॉक्यूमेंट है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ी देर तक देखेंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और उसके साथ एक डिक्लेरेशन दे देनी है। डिक्लेरेशन एक बयान दे देना है कि हाँ भाई हम लोगों ने तमाम कवानीन पूरे किए हैं। ये सारी चीज़ें उठा के आपने जमा करा देनी है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार को अगर ठीक लगेगा कि आपने सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं तो वो आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा, और रजिस्टर करेगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आपको रिफ्यूज़ कर दे, वो कहे नहीं मैंने नहीं रजिस्टर करनी। अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा है तो वो रिफ्यूज़ करते हुए कुछ रीजंस आपको बताएगा। अगर उसने आपको डेफिशिएंसीज बताई हैं तो आप उन डेफिशिएंसीज, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें और दोबारा से अप्लाई कर दें। और अगर कोई रीजन नहीं दे रहा या आपको लग रहा है कि वो बिला वजह आपको तंग कर रहा है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार के खिलाफ एससीसीपी में भी अपील कर सकते हैं। तो एससीसीपी एक फाइनल अथॉरिटी है जो डिसाइड करे कि रजिस्ट्रार ने आपके साथ जुल्म किया है या आप बिला वजह अपनी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस पावर को। तो देयर इज अ चांस कि रजिस्ट्रार अगर आपको अनड्यू आपको रिफ्यूज कर दे तो आप बड़ी अथॉरिटी मेन एससीसीपी के पास जा सकते हैं, और एससीसीपी का डिसीजन जो होगा वो फुल एंड फाइनल होगा और उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। ये है रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस, और अगर रिफ्यूज कर दे तो किस तरह से होगा। देन जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये वाहिद निशानी है कि कंपनी रजिस्टर हो गई। अगर कोई कहे हम लोगों ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई और हमने मेमोरेंडम जमा कराया है, तो ये निशानी नहीं है। निशानी ये है कि आपके हाथ में एक बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जिसमें 4 बातें लिखी हुई हों। आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप किस दिन इनकॉर्पोरेट हुए हैं, और फिर पब्लिक और प्राइवेट में से आपका कौन सा स्टेटस है, और उन 3 में से लिमिटेड बाय गारंटी, शेयर्स और अनलिमिटेड, उन 3 में से आपका कौन सा स्टेटस है। तो ये बातें आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखी हुई हैं। ये फाइनल एविडेंस है कि हाँ भाई कंपनी रजिस्टर हो गई है। इस दिन से जितने भी बानियान हैं और बाद में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, इनको कलेक्टिवली हम मिला के बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी कहेंगे, और रजिस्टर होने पे जितने भी मेंबर्स हैं वो बाइंड हो जाएंगे। जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा हुआ है वो उसके ऊपर बाउंड है। अब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स क्या है वो आगे, इससे आगे एक्सप्लेन्ड है। कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से अगर नीचे पे ऑपरेट करेगी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं? प्राइवेट कंपनी अगर 2 से नीचे चली जाए, बाकी कंपनी अगर 3 से नीचे चली जाए, एसएमसी तो 1 से नीचे जा ही नहीं सकती, गरीब बेचारी, वो तो है ही सिंगल मेंबर कंपनी। तो अगर प्राइवेट कंपनी 2 से नीचे, अदर कंपनी 3 से नीचे चली जाए और 6 महीने से ऊपर इसी तरीके से काम करते रहे, तो वो एक पार्टनरशिप की तरह काउंट होना शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उस दौरान होने वाले जितने भी मामलात हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके लिए वो लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे। अगर एक कंपनी 6 महीने से ज़्यादा टाइम तक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे पे ऑपरेट करती रहती है, तो इसका मतलब है उन्होंने एक ऑफेंस किया और वो एक कंपनी की तरह नहीं चल रहे, एक बस एक रेगुलर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह चल रहे हैं। तो ऐसे में वो तमाम लोग जो कि इस चीज़ को जानते थे कि वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो सब पर्सनली लायबल हो जाएंगे उस दौरान होने वाले डेट्स के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स में इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा है इस चैप्टर के अंदर, जो दिए हुए इस चैप्टर में है, लेकिन टेक्निकली यहाँ डिस्कस करने से परेशानी बढ़ जाती है। लॉ और गवर्नेंस ऑफ कंपनी, इसमें वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और कंपनीज एक्ट को आपस में कंपेयर करते हैं। अब मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ने से पहले ये वाली चीज़ मुनासिब नहीं है। ऑफिशियल्स की डेफिनेशन, जिसमें ऑफिसर्स का एक लंबा चौड़ा नाम दे देते हैं, आइडियली एक चैप्टर नंबर 13 में होना चाहिए था जहाँ ऑफिसर्स का जिक्र है। इसी तरह से मेंबर की डेफिनेशन इतनी जल्दी सही नहीं है। जब हमने मेमोरेंडम समझ लिया हो तो फिर मेंबर की डेफिनेशन हमें समझ आती है। और इसी तरह से ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, जहाँ हम स्पेशल रेजोल्यूशन को देख रहे होते हैं नेम में, वहाँ होना चाहिए था। तो थोड़ा सा इन्होंने टॉपिक्स को रिक्लासीफाई किया, कोई बात नहीं, पढ़ना तो हमने, तो हम अपनी तरतीब से पढ़ लेते हैं। तो ये 4 अभी मैंने डिस्कस नहीं किए। तो ये चैप्टर पता लगे आपके, वो चैप्टर खत्म हो गया, हमारे टॉपिक्स गायब हो गए, तो ये 4 हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहे होंगे अगले चैप्टर्स के साथ।